लोग हैं। देखिए पॉजिटिव रहने पे हमारे मुख्तलिफ जो इंटेलेक्चुअल गुजरे उन्होंने बड़ी सादा सादा लैंग्वेज में बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में वाक़यात से समझाया। इशफाक अहमद टू नेम वन, उन्होंने एक वाक़या मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बड़ा मज़े का वाक़या। वो कहते हैं कि हमारे गांव में एक औरत थी माई नूरा के नाम से, तो अनपढ़ थी, तो वो बहुत पॉजिटिव खातून थी, यानी कभी भी उसके मुंह से कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी थी। तो कहते हैं मैंने जब बीएससी की तो मुझे किसी ने चैलेंज दिया, मेरे दोस्तों ने, कि देखो हम तुम्हें साइंसदान तब मानेंगे जब तुम माई नूरा के मुंह से कोई नेगेटिव बात निकलवाओ। तो कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि ये भी कोई बात है, ये तो मैं अभी करवा लेता हूँ। तो कहते हैं मैं उसके पास गया तो वो उसी तरह बहुत पॉजिटिव मुस्करा कर देखा हम सबको, पुत्र बैठो, सबको बिठाया, चने भूना करती थी, चने भून के खिलाती थी सबको, तो हमें चने भून के पेश किए। तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि माई ये बता कि शैतान के बारे में क्या ख्याल है। तो कहते हैं मैंने कहा अब ये तो बस गई, शैतान के बारे में तो कोई भी पॉजिटिव नहीं कह सकता, तो नेगेटिव जुमला कहेंगी ही कहेंगी। तो कहते हैं वो थोड़ा सा सोच में पड़ गई, फिर एकदम मेरी तरफ देखा मुस्करा के और कहती कि पुत्र मुश्किल मिजाज बना, यानी शैतान मुश्किल मिजाज बहुत। तो कहते हैं कि मैंने कहा माई नूरा को वाकई कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि शैतान के बारे में भी, अब देखें बात तो सच है तो रजीम मनहूस और अल्लाह की लानत तो है, लेकिन असल में ये एक लेसन भी था। एक अनपढ़ औरत ने एक लेसन भी दे दिया उन्हें कि शैतान इतना मुश्किल मिजाज है, मुसलमान क्यों इतना सुस्त है। यानी वो मुश्किल मिजाजी से लगा हुआ है अपनी नफरत में, अपनी दुश्मनी में, लेकिन मुसलमान बहुत सुस्त पड़ चुका है। ठीक है, तो इसमें एक लेसन भी है। तो ये तरीके होते थे पुराने लोगों के ना, बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाने के, कि देखिए योर वर्ड्स मैटर अ लॉट। जो आप जुमले कहेंगे ना उसका बहुत इम्पैक्ट होगा आपकी शख्सियत पे। अगर आप बहुत नेगेटिव जुमले कहेंगे, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मेरे ही साथ ये क्यों होता है, मेरा दिन ख़राब हो गया, ठीक है कभी कभी निकल जाते हैं जुमले, हम इंसान हैं, जाहिर है 100% परफेक्शन भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बड़े बड़े जुमले निकल जाते हैं, लेकिन पॉइंट इज़ के जुमलों का बहुत असर होता है हमारी शख्सियत पे। तो उसी से रिलेटेड आज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को डिस्कस करते हैं। मैं असल में ये सारा टॉपिक साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली लेकर चल रहा हूँ इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को डीप साइंस पता हो। जैसे पिछली क्लास में मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको साइंस बयान की थी इमोशंस की, कि इमोशंस के पीछे एक्चुअली साइंस क्या है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है? बेसिकली फॉल्टी थिंकिंग को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। फॉल्टी थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग भी आ सकती है इसमें, ओवर थिंकिंग भी आ सकती है इसमें, पोलराइज थिंकिंग भी आ सकती है। पोलराइज थिंकिंग होता है कि बस ग्रे और ब्लैक और वाइट, दैट्स इट, बीच में बीच वाले लोग नहीं होते वो, या वो किसी को मोमिन समझते हैं या किसी को मुनाफिक समझते हैं, यानी उनमें एतदाल नहीं होता। तो ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है एक किस्म की। तो 14 के करीब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आती है साइकोलॉजी में, मैं आपके सामने रखता हूँ चंद एक इंशाल्लाह ताला। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को हल करना पड़ता है, अदरवाइज वो डिस्टॉर्शन अगर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो डिसऑर्डर तक बात जा सकती है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने रखूंगा, आपको पता लग जाएगा कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या है। ये जुमले चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। कार्ल एलिस जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, उसने 11 इमोशनल बिलीव्स, इरेशनल बिलीव्स रखे जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे आई मस्ट बी परफेक्ट और नो वन विल लव मी, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, फॉल्टी थिंकिंग है। पहली तो बात ऐसा मुमकिन नहीं, ठीक है, कि आप परफेक्ट हो जाए। दूसरा, आप अपने आप को ही टॉर्चर करेंगे, आप कहेंगे मुझे परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज जो है मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, या मैं अच्छा नहीं हूं अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं। और बहुत से लोग इस बिलीफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं और वो अपने आप को बहुत बर्डनाइज कर देते हैं, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि आई मस्ट बी द बेस्ट मल्टीटास्कर, वो ये समझते हैं आई मस्ट बी द बेस्ट पेरेंट एवर, आई मस्ट बी द बेस्ट चाइल्ड एवर। ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और परफेक्शन जो है वो किसी में भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को लीवरेज देनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को कबूल करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आई मस्ट बी थॉरली कॉम्पिटेंट, एडिक्वेट एंड सक्सेसफुल इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स इफ आई एम एबल टू बी वर्थवाइल। ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि मुझे हर चीज में सक्सेसफुल होना चाहिए वरना मैं फेलियर। इट इज हॉरिबल व्हेन थिंग्स डू नॉट टर्न आउट द वे आई वांट देम टू बी, ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। ठीक है, और बतौर मुसलमान हमें तो पता है कितनी बड़ी डिस्टॉर्शन है।
देखें फेलियर आ गया तो बस अल्लाह की मर्जी है। सम पीपल आर बैड, विकेड और विलेनस एंड दे शुड बी पनिश्ड, ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अनहैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ इवेंट्स एंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। ये कुछ जुमले हैं, ये आप देख लें इंशाल्लाह। इट इज ईजियर टू रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इट इज टू फेस देम। बहरहाल हम बहुत टू द पॉइंट कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिस्कस करते हैं। पहला है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है? A person engaging in filter or mental filtering, he or she takes the negative details and magnifies those details while filtering out all the positive aspects of a situation. ये हम सब करते हैं। देखें इन डिस्टॉर्शंस का मतलब ये नहीं आप साइको केस है, ये मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं बतौर इंसान। लेकिन जब ये आदत बन जाए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जब आदत बन जाए, तो फिर ये आपको बाकायदा एक नेगेटिव इंसान बना सकता है और मेंटल डिसऑर्डर तक भी ले जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पता हो कि हमारा दिमाग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कायम करता है। तो एक तो ये होता है, वो क्या होता है कि बस नेगेटिव पे ही फोकस किया जाए और तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये फिल्टरिंग है। पोलराइज थिंकिंग, वो क्या होता है? ऑल्सो नोन एज ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। पोलराइज थिंकिंग में चीजें या ब्लैक होती हैं या वाइट होती हैं, ऑल और नथिंग मेंटालिटी, या सब मिल जाए या कुछ ना मिले, यानी बीच वाली चीज नहीं होती। यानी हमें या तो परफेक्ट होना है या हम कंप्लीट फेलियर हैं, या मैं उमर बिन खत्ताब हूं या मैं मुनाफिक हूं। ठीक है, ये वाली थिंकिंग रिलीजियोसिटी में कि या मैं उमर बिन खत्ताब हूं या मैं मुनाफिक हूं, बीच वाली चीज कोई नहीं है। और ये चीज जो है हम लोगों को भी इस तरह जज करते हैं कि या बच्चा उमर बिन खत्ताब बन जाए या वो फिर जहन्नम में जा रहा है, मुनाफिक है वो। तो ये पोलराइज थिंकिंग कहलाती है। ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है, यानी ये यू गेट द पॉइंट कि छोटे से किसी सिंगल पीस ऑफ एविडेंस पे किसी चीज को ओवर जनरलाइज करके जज कर लेना। मिसाल के तौर पे इफ समथिंग बैड हैपन्स जस्ट वंस, तो पीपल हु डू ओवर जनरलाइजेशन दे एक्सपेक्ट इट टू हैपन ओवर एंड ओवर अगेन। यानी अगर एक बार कोई चीज हो गई है तो वो गिव अप कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब ये बार बार होगी, हालांकि वो एक बार चीज हुई है, उन्होंने कुछ और ट्राई नहीं किया। बाय द वे रेजिलियंस की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, रेजिलियंस आप समझते हैं क्या होता है? रेजिलियंस देखें, जनरली स्पीकिंग रेजिलियंस होता है कि मुश्किलात के बावजूद चलते रहना, ठीक है, खड़े रहना और फेस करना मुश्किल को और आगे बढ़ना। लेकिन इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन से मुराद होती है जो एज ए साइंस किसी ने डिफाइन की हुई है, साइकोलॉजिस्ट ने। उसमें एक चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि जो रेजिलियंट लोग होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, पहली बात, और वो डिफरेंट सॉल्यूशंस को ट्राई करते हैं। यानी वो एक ही सॉल्यूशन से हिम्मत हार के नहीं बैठ जाते। ठीक है, दे लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ये उनका एक बिहेवियर पैटर्न होता है रेजिलियंट लोगों का। अगर आप उनकी लाइफ को स्टडी करें तो उनमें एक बहुत कॉमन एट्रीब्यूट मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं, यानी वो गिव अप नहीं कर रहे होते। एक चीज़ ने वर्क नहीं किया और दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, दूसरी ने वर्क नहीं किया तीसरी, और इसी बिहेवियर का नाम रेजिलियंस है। ठीक है, दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। और आप देखें कि ये बिहेवियर अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला को वो लोग पसंद हैं जो अल्लाह पे तवक्कल तो करते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन ये कि वो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, वो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। जैसे आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप स्ट्रैटेजीज देखें, आप सिर्फ गज़वा खंदक को स्टडी कर लें तो उसमें नबी ने हर चीज़ ट्राई की है, हर स्ट्रैटेजी ट्राई की है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं। ठीक है, यानी खंदक भी खोदी, उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी ली, उसके बाद जो है वो स्पाई भी भेजे, इंटेलिजेंस सर्विस भी अपनी एक्टिव की। ठीक है ना, इसी तरह प्रोपेगेंडा को भी यूज़ किया। प्रोपेगेंडा कैसे यूज़ किया कि अपने कुछ सहाबा को एज अ स्पाई बनाकर भेजा किसी कबीले के पास, और दोनों कॉन्फेडरेट्स में लड़ाई करवाई उन्होंने। ठीक है, यानी बातें फैला के, ये जायज़ प्रोपेगेंडा है। दुश्मन के रैंक्स में इस तरह की डिसयूनिटी के लिए प्रोपेगेंडा ये बिल्कुल जायज़ है। तो आप देखें कि ये रेजिलियंस है, दिस इज रेजिलियंस, कि हार ना मानना और डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना। तो मसला ये कि जो ओवर जनरलाइजेशन करने वाले लोग होते हैं वो बहुत लेस रेजिलियंट होते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ को देख के फैसला कर लेते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इफ दिस डिडंट वर्क नथिंग विल वर्क, ये ओवर जनरलाइजेशन। जंपिंग टू कंक्लूजन भी प्रीटी मच यही है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे without individual saying, so a person who jumps to conclusion knows what another person is feeling and thinking
एंड एग्जैक्टली वाई दे एक्ट द वे दे डू। ये बेसिकली होता है दूसरों को जज करने में, यानी आप सम हाउ उनको कंपेयर करते हैं अपने आप से। आप ये समझते हैं कि चूंकि मुझे बात समझ आ रही तो इनको भी आनी चाहिए, या आप ये समझते हैं कि चूंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूं तो ये भी ऐसे फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि आप जंप कर जाएं कंक्लूजन पे समहाउ कि मुझे पता है कि अगला क्या फील कर रहा है और अगला क्या सोच रहा है। तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। ठीक है, इसी तरह कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये क्या है? ये है कि एक बंदा नो मैटर व्हाट, वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करें कि मैं तबाह हो जाऊंगा, यानी डिजास्टर विल स्ट्राइक नो मैटर व्हाट। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैग्नीफाइंग, यानी वो छोटी सी चीज को मैग्नीफाई करके देखते हैं। आपने देखा है कुछ लोग जो है ना वो हर वक्त बैटल मोड में होते हैं, जबकि देयर इज नो बैटल एट ऑल, यानी हर वक्त बैटल मोड में है, सर्वाइवल मोड में है, फाइट मोड में, जबकि जब देखा जाए उनकी लाइफ तो देयर इज नो फाइट एक्चुअली। ठीक है, उन्होंने इतना ज्यादा अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया होता है फाइट और फ्लाइट मोड पे कि वो खुश ही नहीं रह रहे होते, वो हर वक्त उन्हें डर लगा होता है, अभी ये हो जाएगा, अभी ये फेलियर आ जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कैटास्ट्रोफाइजिंग की तरफ इंसान को ले जाती है कि इंसान फिर हर वक्त डरा होता है कि अभी ही कुछ हो जाएगा, अभी कोई हादसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, और जाहिर है कि इसको कैसे करना है इंशाल्लाह फाइट आगे देखते हैं। पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन एक डिस्टॉर्शन है वेयर अ पर्सन बिलीव्स दैट एवरीथिंग अदर्स डू और से इज सम काइंड ऑफ डायरेक्ट पर्सनल अटैक और रिएक्शन टू दैम। ये भी एक डिस्टॉर्शन है, कुछ लोग को होता है कि यानी कुछ भी हो रहा है इर्द गिर्द, समहाउ उन्हें लगेगा कि मेरे खिलाफ हो रहा है। ठीक है, या मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो ये भी एक डिस्टॉर्शन है। इसी तरह कंट्रोल फैलिसी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्टॉर्शन है। वो क्या है? कंट्रोल फैलिसी ये है कि एक बंदा ये सोचे कि जो भी जिंदगी में उसके हो रहा है उसके हवाले से दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन इन अ पर्सन लाइफ। यानी मिसाल के तौर पे टू डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं। इन द फर्स्ट, इफ वी फील एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, we see ourselves as helpless, a victim of fate. In the second, internal control has us assuming responsibility for the pain and happiness of everyone around us. For example, why aren't you happy? Is it because of something I did? कंट्रोल फैलेसी वाले लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो ये सोचें कि मुझे कोई एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है और वो फिर हेल्पलेस विक्टिम बन जाए। ठीक है, लर्नेड हेल्पलेस की तरफ चले जाएं, यानी वो ये सोचे कि मेरा हल निकल ही नहीं सकता क्योंकि बस मुझे कंट्रोल किया जा रहा है बाहर से, और नो मैटर व्हाट आई डू मुझे बर्बाद कर दिया जाएगा, और लोग जो है वो साजिशें कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो इसका मतलब है कि वो एफर्ट नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि वो हेल्पलेस विक्टिम बन जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा एस्पेक्ट कंट्रोल फैलेसी का जो है, दूसरे लोग वो होते हैं जो ये समझते हैं कि मेरे चीज में हर किसी खुशी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी वो फिर बहुत ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, वो छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है। यानी मिसाल के तौर पे इनका मूड ऑफ है, मेरी वजह से ऑफ है, ये नाराज हो गए, मेरी वजह से नाराज हो गए। ठीक है, या ये हर्ट हो गए, मेरी वजह से हर्ट हो गए, या फलाना बंदा मुझसे ठीक से क्यों नहीं बात कर रहा, मेरी वजह से। देखें, हो सकता है कि वो उनका मूड ना हो आपसे ठीक से बात करने का, हो सकता है कि वो किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि उनका दिन अच्छा ना गुजरा हो। तो हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेना कि मेरी वजह से है, मैंने ही कोई गलती की होगी, मेरी ही कोई प्रॉब्लम है, फिर वो बहुत पैनिक होके, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें एंग्जाइटी अटैक भी आता है। तो ये कंट्रोल फैलेसी है। फैलेसी ऑफ फेयरनेस, ये क्या है? इसमें अ पर्सन फील्स रिसेंटफुल बिकॉज दे थिंक दैट दे नो व्हाट इज फेयर बट अदर पीपल वॉन्ट एग्री विद देम। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि लाइफ इजंट फेयर आफ्टर ऑल। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ इज़ नॉट फेयर, जो मर्जी हो जाए, लाइफ इज़ नॉट फेयर। तो ये भी एक नेगेटिव थिंकिंग है, यानी समहाउ दे बिलीव कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और इसलिए लाइफ ओवरऑल फेयर नहीं है। तो ये फैलेसी ऑफ फेयरनेस कहलाती है, और ये एक एक्सट्रीम रवैया। ब्लेमिंग, जैसे आपको समझ आ गई है, यानी वो हर चीज़ पे दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद नहीं देखते उनका क्या फॉल्ट है, लेकिन बस दूसरों को ब्लेम करना होता है हर चीज़ के बारे में। शुड्स, ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। वो क्या है? शुड स्टेटमेंट, यानी आई शुड पिक अप माई सेल्फ मोर,
appear as a list of ironclad rules about how every person should behave. People who break the rules make a person following these should statements angry. ये वो लोग होते हैं जो बहुत रिजिड जिनके रूल्स होते हैं लाइफ में, ठीक है, क्योंकि वो शुड मेंटालिटी के कायल होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ना हुआ तो फिर उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। यानी उनकी प्लानिंग के खिलाफ कोई चीज़ चली गई, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। उनके साथ कोई बंदा चल नहीं पा रहा, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा हैवी रूल्स होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनमें, टीम प्लेयर नहीं होते वो। तो ये भी एक मसला है और ये हमें देखने को मिलता है बहुत से लोगों के साथ। हो सकता है आपका इंटरेक्शन हुआ हो जो शुड के कायल है। इमोशनल रीजनिंग, ठीक है, द डिस्टॉर्शन ऑफ इमोशनल रीजनिंग कैन बी समड अप बाय द स्टेटमेंट इफ आई फील दैट वे इट मस्ट बी ट्रू। ये भी एक डिस्टॉर्शन है, यानी फीलिंग्स की बेसिस पे जो है वो किसी चीज़ को जज कर लेना। जैसे बहुत मशहूर जुमला है ना, फैक्ट्स डोंट केयर फॉर योर फीलिंग्स। फैक्ट्स फैक्ट्स है, फैक्ट्स का आपकी फीलिंग्स से क्या ताल्लुक है, ठीक है। बिकॉज आई फील दिस वे दैट्स वाई इट शुड बी ट्रू। तो आप समझ गए होंगे ये भी एक डिस्टॉर्शन है। वट एवर अ पर्सन इज फीलिंग इज बिलीव टू बी ट्रू ऑटोमेटिकली एंड अनकंडीशनली। इफ अ पर्सन फील स्टूपिड एंड बोरिंग देन दे मस्ट बी स्टूपिड एंड बोरिंग। देखिए ये फीलिंग, इमोशनल रीजनिंग कितनी कॉमन है हमारी सोसाइटी में। इसकी वजह से घरों के माहौल कितने ख़राब होते हैं। हम आई फील की बेसिस पे जो है वो कितनी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। अब उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही तो दीन तो कहते हैं कि भाई अगले के पास बैठो, ज़रा पॉजिटिव रहो। अब अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, उस बेसिस पे हम रिश्ता ही तोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह आई फील उन्होंने ऐसा किया है, और आई फील उन्होंने ऐसा किया से हमारी मुराद होती है कि 100% किया। हम ये भूल जाते हैं कि वी कुड बी रॉन्ग, ठीक है भाई। आप यू फेल्ट, आपकी फीलिंग जो है वो कितने उन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, फैक्टर्स पे। हो सकता है आप गलत है, आपकी फीलिंग गलत है, हो सकता है आप जो बायस हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा दीन, इसका शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है बदगुमानी अवॉइड करें। हमारा दीन ये कहता है जब तक प्रूफ सामने ना आ जाए तब तक आप कोई फैसला ना करें। ये स्ट्रेट रूल अपनी ज़िंदगी का लगा लें, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों से आपको फीलिंग्स बुरी आ सकती हैं, आई अंडरस्टैंड। वाइब्स भी गलत आ सकती हैं, इसका इनकार नहीं है वाइब्स का। हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई साइन आ जाए, बी केयरफुल। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी के साथ ज्यादती या किसी से बदला इस बेसिस पे कि आई फील कि उन्होंने ऐसा किया, ये फिर गलत हो जाएगा आपके भी हाथ। और घरों में ऐसा बहुत होता है, स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा बहुत होता है। फीलिंग्स की बेसिस पे बदगुमानियां पैदा होती हैं, ठीक है। और जब तक देखिए आपके पास प्रूफ नहीं आ गया, एक बंदे ने मुंह पे आपको कुछ नहीं कह दिया, तब तक आप उसके बारे में फैसला ना करें जब तक उसने आपके मुंह पे कुछ नहीं कह दिया, ठीक है। फैलिसी ऑफ चेंज, ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। वो क्या है? इन द फैलिसी ऑफ चेंज अ पर्सन एक्सपेक्ट्स दैट अदर पीपल विल चेंज टू सूट देम इफ दे जस्ट प्रेशर और कैजुअल देम इनफ। इफ दे ओनली चेंज दिस लाइफ विल बी ग्रेट। वो हर वक्त इसी जुमले से जिंदगी गुजार देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी डिस्टॉर्शन हम सब करते हैं किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ। इन डिस्टॉर्शंस का मतलब ये नहीं हम साइको केस, ये मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू अवॉइड दैम, ठीक है, ताकि हम पॉजिटिव इंसान बन सकें। बाकी हो जाता है। देखिए ये कितनी बुरी डिस्टॉर्शन है कि हम इस बात का बोझ लेने बैठ जाएं कि बस ये अगर चेंज हो जाए तो लाइफ विल बी ग्रेट। यानी हम किसी सर्कमस्टेंस के साथ हैप्पीनेस को जोड़ें, हम किसी इंसान के चेंज होने के साथ हैप्पीनेस को जोड़ें। तो देखिए ये तो कभी नहीं होने वाला, सीधी सी बात। अगर आप लोगों के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ हैप्पीनेस को जोड़ेंगे तो फिर तो आप हर वक्त डिप्रेस ही रहेंगे, फिर तो आप हर वक्त स्ट्रेस में ही रहेंगे, ठीक है। जैसे वो मैंने आपको वाकया भी सुनाया था कि एक बंदा डॉक्टर के पास गया, शायद मन घड़त वाकया लेकिन मिसाल देने के लिए अच्छा है। एक बंदा डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी कि मुझे नज़र सही से नहीं आ रहा, मेरी बिनाई शायद जा रही है। तो डॉक्टर शरारती था, उसने कहा हाँ हाँ। उसने मजाक में कह दिया कि आप सिर्फ ग्रीन कलर देखें, कुछ और ना देखें, आपको सिर्फ ग्रीन कलर नज़र आना चाहिए। तो वो घर आया बड़ा परेशान, उसने हर चीज़ ग्रीन कर दी, ठीक है। इवन अपने घर वालों को डांटने लग गया कि खबरदार मेरे सामने ग्रीन सूट पहन के आना है, अदरवाइज मेरे सामने नहीं आना। उसने वॉल्स ग्रीन कर दी, हर चीज़ ग्रीन कर दी, प्लेट ग्रीन कर दी, कपड़े ग्रीन पहनने लग गया और अपने आप को बंद कर लिया ग्रीन कमरे में। तो एक दिन डॉक्टर वैसे ही आया उसका हाल चाल पूछने, तो उसने जब देखा ये सब कुछ ग्रीन है तो बड़ा हैरान हुआ, हंसा
उसने उससे कहा कि भाई ये क्या माजरा, आपने हर चीज़ ग्रीन कर दी। उसने कहा आपने तो कहा था हर चीज़ ग्रीन कर दो। कहता है मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो कहा था ग्रीन चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो उसने कहा तो इसीलिए सब कुछ ग्रीन किया। उसने कहा लो ये भी कोई मसला है। उसने ग्रीन चश्मा निकाला, कहा ये पहनो हर चीज़ ग्रीन नज़र आएगी। तुम दूसरों को ग्रीन करने निकल गए। दूसरों को ग्रीन करोगे तो सारी उम्र डिप्रेस रहोगे। तो थोड़ा सा अपनी सोच पे भी काम करो ना। चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू सी थिंग्स। थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव देखें। आई बिलीव के लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी हद तक दुरुस्त है। जैसा आप किसी के बारे में सोचते हैं ना, वो एनर्जी उसे पहुंच जाती है। ये किसी हद तक दुरुस्त बातें। तो इसलिए बंदे को जो है ना वो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल, कोई और नहीं है। ठीक है, अगर मैं खुश रहना चाहूँ तो मैं रह लूँगा, किसी भी हालत में रह लूँगा, इल्ला ये कि को बहुत 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 बड़ा खुदा ना खास्ता हादसा आ गया, उसमें भी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। होपलेसनेस तो है ही नहीं, कभी भी नहीं है होपलेसनेस। ठीक है, मोमिन के लिए तो हो ही नहीं सकती। ला तकना तो रहमतिल्लाह, फिर याकूब अलैहिस्सलाम का जुमला है कि बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। तो होपलेसनेस तो कभी भी नहीं है। मिसलेबलिंग, दिस इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ओवर जनरलाइजिंग। Instead of describing an error in context of a specific situation, a person will attach an unhealthy universal label to someone or others. ये भी बहुत कॉमन है, मिसलेबल कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक ख़ास चीज़ किसी बंदे में देखी, तो हम उस चीज़ को ही पकड़ के उसको पूरा का पूरा मिसलेबल कर देंगे, है बुरा इंसान। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ही वॉज द मोस्ट पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और लोगों को कैसे लेबल करते थे। सुहेल बिन अमर का नाम आपने सुना होगा, एक सहाबी हैं जो बहुत लेट जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और कुरैश के चीफ थे और बहुत स्टॉन्च ओपोनेंट थे इस्लाम के। हुदैबिया पे सुहेल बिन अमर आए थे मुशरिकीन की तरफ से एग्रीमेंट साइन करने। सुहेल बिन अमर, ठीक है, हुदैबिया एग्रीमेंट। तो सहाबा एकदम हो गया उन्हें कि सुहेल एक्चुअली बहुत चालाक थे और उनकी ज़बान बहुत तेज़ थी, सुहेल बिन अमर की। बाद में उसी ज़ुबान ने इस्लाम को फ़ायदा भी दिया था। जंगे बदर पे सुहेल बिन अमर प्रिजनर ऑफ वॉर बन के आए थे। तो हज़रत उमर को उनकी ज़ुबान से बहुत नफरत थी। तो हज़रत उमर ने नबी से कहा कि सबसे पहले मुझे इजाज़त दें, इसकी ज़ुबान काटो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा कि इस ज़ुबान से तुम्हें एक दिन फ़ायदा होगा, इसको ना काटो। तो ये देखिए कितनी पॉजिटिव बात की। और ऐसा ही हुआ जब नबी सल्लम का वसाल हुआ और काफ़ी ट्राइब्स जो है वो फिर गए इस्लाम से मक्का में, क्योंकि उन्होंने कहा नबी सल्लम तो रहे नहीं अब, तो अब इस्लाम पे रहने का क्या फ़ायदा। तो दे टर्न्ड अवे, दे बिकेम अपोस्टेट। तो सुहेल बिन अमर उस वक्त मुसलमान हो चुके थे, काबा पे खड़े हुए, काबा की सीढ़ियों पे, और एक स्पीच दी, इतनी कमाल की स्पीच दी कि लोगों का ईमान रिवाइव हो गया। जो लोग इस्लाम से फिरना चाह रहे थे वो इस्लाम पे वापस आ गए। तो वो बात दुरुस्त। इसी तरह हुदैबिया के मोमेंट पे जब सुहेल आ रहे थे तो सहाबा ने कहा सुहेल आ रहे हैं, सुहेल आ रहे हैं, यानी सहाबा ने कहा बहुत चालाक इंसान है, वो आ रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने कहा तो क्या हुआ, सुहेल आ रहा है इसका मतलब आसानी आ रही है, सहल आ रहा है। सहल आसानी को कहते हैं। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह लेबल किया करते थे। ठीक है, इसी तरह खालिद बिन वलीद, जंगे ओहद में खालिद ने कितना नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को। यानी मॉडर्न वॉरफेयर में कोई ऐसा कमांडर हो उसको हम मार दें, क्योंकि वो हमारा पक्का ओपोनेंट बन चुका है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है वलीद खालिद के भाई थे, वलीद बिन वलीद, उनका नाम वलीद था। वो मुसलमान हो चुके थे खालिद से पहले, जंग बदर के मौके जब प्रिजनर ऑफ वॉर थे। तो वलीद जो है उन्होंने एक दिन खालिद से मुलाकात की जब खालिद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जंग ओहद के बाद का वाक़या। तो वलीद ने कहा कि तुम्हें पता है रसूलुल्लाह ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है। तो खालिद ने कहा क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह तुम्हारे बारे में कहते हैं कि मुझे नहीं समझ लगती खालिद जैसा बंदा इस्लाम से कैसे दूर रह सकता। तो खालिद बिन वलीद इतना हैरान हुए कि मैंने तो इतना नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, तो अभी भी रसूलुल्लाह ये कहते हैं मेरे बारे में। ठीक है, इसी तरह इकरामा बिन अबी जाहिल, अबू जाहल का बेटा, पता है ना, वो भी मुसलमान हो गया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे। तो आपको पता है नबी ने सहाबा को क्या इंस्ट्रक्शन दी थी। नबी ने सहाबा को कहा था कि इक्रिमा के सामने उसके बाप को अबू जाहल नहीं कहना, यानी इस नाम से नहीं पुकारना है उसके बाप को। अगर कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो गई तो नहीं करनी,
क्यों? इक्रिमा हर्ट हो गया। अल्लाह अकबर। यानी नबी वसल्लम इस तरह लेबल करते थे लोगों को। नबी वसल्लम जो है वो इतने पॉजिटिव थे, ठीक है, इतना लोगों के इमोशंस का ख्याल रखते थे, सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखते थे, ठीक है।